क्या आप जानते हैं कि पार्किंसोनिज्म एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर की गति को बहुत धीरे कर सकती है, यानी स्लो डाउन कर सकती है। चलने की शक्ति को, बोलने की शक्ति को, सोचने की शक्ति को, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देती है। पार्किंसंस के क्या सिम्टम हैं, इसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं, ये आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था। और अगर नहीं देखा था तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें पार्किंसन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था। तो आज हम बात करेंगे कि पार्किंसंस को कैसे हम डायग्नोज करते हैं, अगर डायग्नोज हो जाता है तो ट्रीटमेंट क्या है, और अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं पार्किंसंस डिजीज की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज हम बात कर रहे हैं कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाए, कैसे पता चले कि ये पार्किंसंस डिजीज है। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आपके डॉक्टर आपको देखकर, आपको जांच कर, आपका पूरा एग्जामिनेशन करके एक डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये पार्किंसंस है या नहीं। इसके सिम्टम्स बहुत ही टिपिकल होते हैं, पिल रोलिंग ट्रेमर्स, धीरे धीरे चलना, मास्क लाइक फेसेस, जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो वो सब देखकर हम लोग एज ट्रेन्ड फिजिशियंस, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे होते हैं, तो हम ये डायग्नोसिस बना सकते हैं। लेकिन आजकल ज़माना है मेडिकल टेस्ट्स का और टेक्नोलॉजी का, तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जो कि इसमें हमें डायग्नोसिस में हेल्प कर सकती हैं। सीटी स्कैन है, पेट स्कैन है, एमआरआई है जिसमें थोड़े प्लाक्स दिख सकते हैं। कुछ स्पेशल टेस्ट हैं, जैसे एक स्पेशल टेस्ट है डोपामिन ट्रांसपोर्टर ऐसे, जिसमें हम एक टेस्ट करके देखते हैं कि आपका डोपामिन ट्रांसपोर्ट कैसा चल रहा है, क्योंकि पार्किंसंस में जैसा आपने देखा था डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। तो ये एक टेस्ट करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि पार्किंसंस है कि नहीं। ये भी बहुत कम पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है इस टेस्ट की, लेस देन 5%। एक ऐसा टेस्ट आ रहा है जो कि सिम्टम्स आने से पहले ही हमें बता देगा कि पार्किंसंस होने वाला है कि नहीं। ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि अभी तक तो सब सिम्टम्स आ चुके हैं, तो उसके बाद हम उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है ट्रीटमेंट में या प्रोग्नोसिस में, हम वही ट्रीटमेंट देंगे आपको। बट एक टेस्ट है, इसका नाम है अल्फा साइन्यूक्लिन एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इसमें हम एक स्पेशल केमिकल को टेस्ट करते हैं। अभी ये स्टडीज़ ही चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं है, बट नियर फ्यूचर में आ जाएगा। अभी करीब 1000 पेशेंट्स की टेस्ट हुआ था इस स्टडी में, जिसमें रिसर्चर्स ने CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड टैप किया, जो हमारे पूरे सर और रीढ़ की हड्डी में एक पानी चलता है जो ब्रेन को और स्पाइन को प्रोटेक्ट करके रखता है झटकों से या इंजरीज से। तो उसको हम रीढ़ की हड्डी से बहुत आसानी से एक सुई डाल के निकाल सकते हैं बिना किसी डैमेज के। और बहुत सारी बीमारियों में ये टेस्ट यूज़ होता है, मेनिंजाइटिस वगैरह या ब्रेन के इन्फेक्शंस में। तो रिसर्चर्स ने करीब 1000 मरीजों का जो पार्किंसोनिज्म के थे उसमें वो फ्लूइड निकाल के देखा, तो उसमें ये अल्फा साइन्यूक्लिन क्लम्प्स पार्किंसंस के ऑलमोस्ट 87% से भी ज़्यादा पेशेंट्स में प्रेजेंट थे। ये क्लम्प्स ल्यूई बॉडीज़ में होते हैं। ल्यूई बॉडीज से जब ये निकल के क्लम्प बन जाते हैं तो बॉडी उनको बाहर नहीं फेंक पाती और ये न्यूरॉन्स के ऊपर जाके जमा होने लगते हैं, जिससे वो डैमेज करते हैं ब्रेन को। तो ये अगर हम शुरू में ही पता लगा लें तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है आगे जाकर, कि जिससे हमें पता चलेगा कि पार्किंसंस हो सकता है आगे या नहीं, या बहुत अर्ली स्टेज में हम लोग कंक्लूसिवली इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो अगर एक बार पार्किंसंस का डायग्नोसिस बन गया तो उसका इलाज करना ज़रूरी है। तो इलाज मेनली हम 3 तरीके से करते हैं। एक तो है मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स में सबसे कॉमन जो मेडिसिन्स हैं वो डोपामीन एग्नोस्टिक मेडिसिन, क्योंकि डोपामीन की कमी होती है। तो लीवोडोपा नाम से एक दवाई है जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेती है। ब्रेन हमारे जो बॉडी का है वो बहुत प्रोटेक्टेड रखता है अपने आप को, वो किसी भी चीज़ को अंदर नहीं आने देता ताकि इन्फेक्शंस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमें कुछ दवाइयाँ ऐसी बनानी पड़ती हैं जो कि
ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस कर पाए और ब्रेन के अंदर जा पाए। तो डोपामीन नहीं जा पाती है, बट लीवोडोपा नाम से एक दवाई है, वो जा पाती है इस बैरियर के क्रॉस और फिर ब्रेन में जाकर वो डोपामीन बन जाती है। क्योंकि हर दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं और डोपामीन के तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे उल्टी आ सकती है, घबराहट हो सकती है, थकान हो सकती है, तो हम इसको कॉमनली एक और दवाई के साथ मिक्स कर लेते हैं, उसका नाम है कार्बिडोपा। कार्बिडोपा एक तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है लीवोडोपा की, दूसरा उसका डोज भी हम कम कर सकते हैं, वो कम डोज में ही ज़्यादा एक्शन करती है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन मेडिसिन अगर आपको आपके डॉक्टर देंगे तो वो लीवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन होता है। कई सारे ब्रांड नेम से आता है, वो डॉक्टर साहब आपके बता देंगे। सेकंड कॉमन दवाई है एंटीकोलिनर्जिक्स, क्योंकि डोपामीन की कमी के साथ साथ बहुत सारे और सिम्टम्स होते हैं, जैसे ट्रेमर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था पिल रोलिंग ट्रेमर, ऐसे तरह का ट्रेमर बहुत कॉमनली दिखेगा आपको पार्किंसंस के पेशेंट्स में। तो एंटीकोलिनर्जिक्स ऐसी दवाइयाँ हैं जो ये ट्रेमर्स वगैरह को बहुत कम कर देती हैं अपने एक्शन से, तो ये दवाइयाँ भी डॉक्टर्स कॉमनली साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जो इस बीमारी की वजह से हो, बीमारी का पार्ट ना हो, जैसे अगर हम किसी भी बीमारी में होते हैं, आप जैसे अगर आपको ज़ुकाम बुखार भी हो गया तो आपको 2-3 दिन बहुत बुरा सा लगता है कि नहीं नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऑफिस में परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। तो वो डिप्रेशन एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है किसी भी क्रोनिक बीमारी का। तो हम कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह भी देते हैं जिससे आपका मूड थोड़ा एलिवेटेड रहे और आप थोड़ा लड़ाई करने के लिए तैयार रहें अपनी बीमारी से। जिन लोगों की दवाइयाँ बहुत असर नहीं कर पाती हैं, जिनको लगता है कि नहीं हम अभी पूरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है दवाई से, तो हमारे पास कुछ और टेक्निक्स भी हैं जो सेकंड पार्ट है ट्रीटमेंट का दवाइयों के अलावा। इसको हम बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक्स। तो इसमें हम न्यूरॉन्स को बिजली से स्टिमुलेट करते हैं रादर दैन कि दवाइयों से उनको ज़्यादा काम कराने की बजाय। तो हम एक डीप ब्रेन सिमुलेटर लगा देते हैं जो जिसके इलेक्ट्रोड्स आपके ब्रेन में जाते हैं और जिसकी बैटरी आपके चेस्ट में हम लगा देते हैं। इट इज़ जस्ट एग्जैक्टली लाइक अ हार्ट पेसमेकर। पेसमेकर जो हार्ट में लगता है उसकी भी बैटरी यहाँ चेस्ट में लगी होती है, तो ये हार्ट की जगह ब्रेन का पेसमेकर है, क्योंकि जब हार्ट स्लो होता है तो हम हार्ट का पेसमेकर लगाते हैं, या ब्रेन स्लो है तो ब्रेन में पेसमेकर लगा रहे हैं, तो वो सिमुलेट करता है ब्रेन को और आपकी स्पीड और डिक्शन, वॉइस, इस सबको काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा तीसरी सपोर्टिंग टेक्निक्स बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे योगा है, ताई ची है, मेडिटेशन है, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब आपको बहुत हेल्प करती हैं आपके मसल्स को बिल्ड करने में, उनको स्ट्रॉन्ग करने में, आपकी गेट को ठीक करने में। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए फिजियोथेरेपी हम दे सकते हैं जो मास्क लाइक फेसिस हो जाता है। तो ये सारी सपोर्टिंग टेक्निक्स बहुत हेल्प करती हैं। इसके साथ ऑफ कोर्स डाइट हमारी हर चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बीमारी से लड़ने के लिए अगर आप खाना प्रॉपर नहीं खा रहे हैं तो दवाइयों से बहुत ज़्यादा असर नहीं हो पाता है। अगर हम ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेते हैं या ट्रीटमेंट असर ही नहीं कर पाता है, जैसे मैंने बताया दवाइयाँ कई बार नहीं प्रॉपरली असर करती हैं, तो पार्किंसंस के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली कग्निटिव डिसफंक्शन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें दिमाग इतना स्लो हो जाता है कि हमें समझने में, प्रॉपरली बात करने में, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में धीरे 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 हमारी शक्ति बहुत कम हो जाती है। चलने फिरने की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, इतनी ज़्यादा कि पेशेंट बेड रिडन ही हो जाए, बिल्कुल उठ ही ना पाए बेड से। उसके एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हैं कि खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही है, च्यू नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाएंगी। कॉन्स्टिपेशन बहुत एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि हम खाना प्रॉपरली नहीं खा पाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, तो उससे कॉन्स्टिपेशन होना, यूरिन में प्रॉब्लम्स होना, कई बार हमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होना शुरू हो जाता है कि यूरिन हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। बीपी ऊपर नीचे होने लगता है, उसको इतना फ्लक्चुएट होता है कि मैनेज करना बहुत मुश्किल है। सेक्सुअल डिसफंक्शंस भी बहुत कॉमन है इस बीमारी में जो लॉन्ग टर्म में असर करते हैं। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट, शुगर, मैनेजमेंट ऑफ सेक्स फंक्शंस, मैनेजमेंट ऑफ आपके कॉन्स्टिपेशन, यूरिन प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म में पार्किंसंस में हो सकती हैं अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर पार्किंसंस का कोई मरीज़ आपके आसपास है, आपके घर में या जानकार है,
तो रेगुलरली अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उनकी मेडिसिन की डोजेज़ रेगुलरली एडजस्ट कराएं, उनको एक्स्ट्रा थेरेपीज़ अगर प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर तो वो ज़रूर लें। इसके अलावा पार्किंसंस के साथ कैसे रहें, अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी कैसे बिताएं, अपनी एक लाइफ को कैसे ग्रो कर पाएं इस बीमारी के साथ, वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। उसके लिए ज़रूर ट्यून रहिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे जल्द ही। कोई भी आपके सवाल हों, किसी तरह के कोई भी क्वेश्चंस हों, डाउट्स हों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम और हमारी टीम जल्द से जल्द आकर उन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।